लॉरेंस बिश्नोई जेल में है पिछले 10 साल से, तो फिर आज भी उसके नाम का खौफ पूरे इंडिया में कैसे हो रहा है? लॉरेंस बिश्नोई ऐसा पहला आदमी नहीं है जो जेल के अंदर रह करके अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को चला रहा है। तकरीबन 7-8 साल पहले बोरीवली का ही वाकया है। एक बिल्डर अपने घर से निकला था काम पे जाने के लिए, उसकी गाड़ी पे फायरिंग हुई। बिल्डर ने गाड़ी घुमाकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर रोक दी तो उसकी जान बच गई। लेकिन जो हमला करने वाले थे, जो पकड़े गए, तब ये मालूम पड़ा कि उनको ऑर्डर देने वाला जो आदमी वो जेल के अंदर बैठ करके ऑर्डर दे रहा था कि इसको धमकाना है, इस हमला करना है, इससे पैसे निकलवाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेल में रहकर किसी की एक्टिविटीज पर कोई रोक लगती है, क्योंकि उसके अंदर मोबाइल फोन स्मगल करना, सिम कार्ड स्मगल करना, कॉन्ट्राबैंड स्मगल करना, ये बहुत आसान है। जो लोग छोटे क्राइम्स में अंदर जाते हैं वो लोग अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम के फिगर्स के कांटेक्ट में आकर के उनकी गैंग्स में शामिल होते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम बाहर जब निकलोगे इस नंबर पे फोन करो, तुम्हारे 2-3 महीने का खर्चा निकल जाएगा, कुछ काम मिल जाएगा। और वो काम यही सारे होते हैं। जितना भी हमने फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है, इट इज ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग मेंबर्स टोटल कितने होंगे आपके हिसाब से? क्योंकि जहां देखो जो देखो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर ही दिखाई देता है। उनके कहने से क्या होता है? कल को मैं कह दूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल दूंगा कि लॉरेंस मेरे भैया है। अपना गुरु मानना या अपना सरगनाम मानना और एक्चुअली किसी के लिए काम करना, इसमें फर्क होता है। बिश्नोई की एक्टिविटीज आज की तारीख में जो है और जो ट्रेडिशनल जिसे हम अंडरवर्ल्ड या माफिया कहते थे, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क ये है, हमारा मोटिवेशन क्या है। आप मुझको ये मत कहिए कि सलमान खान ने ब्लैक बक का शिकार किया इसलिए बिश्नोई कम्युनिटी को गुस्सा आ गया है। वो हम सुन के अब थक गए हैं। इसी दौरान में संजय दत्त भी पकड़े जाते हैं। हाँ। तो वो क्यों पकड़े गए बॉम्ब ब्लास्ट के जज्बा? बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद में पूरे दुनिया के मुस्लिम समाज में गुस्सा था, राइट्स हुए, दंगे हुए। तो वो जो एक गुस्सा था साउथ एशियन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, वो एक मूवमेंट बन गया। उसे कहते हैं तहरीके इंतकाम। तो अभी मुंबई पूरा सेफ है? सेफ नहीं है, बट वो राजन तिहार में है, दाऊद पाकिस्तान में है, फोन आते हैं, पैसे पहुंचते हैं। ड्रग्स की स्मगलिंग में भी चल रही है, बट ड्रग्स हैज बिकम ग्लोबल नाउ। इट्स नॉट जस्ट कि बाहर के देश से ड्रग्स अंदर आ रहे हैं, अब ड्रग्स यहाँ बन रहे हैं। आज हम मिल रहे हैं गौतम पिंगले से, जो कि एक क्राइम रिपोर्टर हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि नॉर्मल आदमी जो क्राइम डे टू डे फेस करता है उससे क्राइम से कैसे बचना चाहिए और क्या अवेयरनेस टिप्स है। एंड तक बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अनडिज़ाइन को, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको मिलते रहें। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं मिस्टर गौतम से। गौतम सर, लॉरेंस बिश्नोई मैंने सुना है कि जेल में है पिछले 10 साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल। तो फिर आज भी उसके नाम का खौफ पूरे मुंबई में या पूरे इंडिया में कैसे हो रहा है? पहले कैसे था? जब भी इतने सारे अंडरवर्ल्ड फिगर्स, जब भी अंडरवर्ल्ड जब पीक पे था, तभी जब वो जेल में थे, तभी उनके नाम का खौफ तो था ही। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा पहला आदमी नहीं है जो जेल के अंदर रह करके अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को चला रहा है। हाँ। इसके बहुत से हमने एग्जाम्पल्स पहले भी देखे हैं। हाँ। तकरीबन 7-8 साल पहले बोरीवली का ही वाकया है। एक बिल्डर अपने घर से निकला था काम पे जाने के लिए, उसकी गाड़ी पे फायरिंग हुई। हाँ। बिल्डर ने गाड़ी घुमाकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर रोक दी तो उसकी जान बच गई। लेकिन जो हमला करने वाले थे, जो पकड़े गए, तब ये मालूम पड़ा कि उनको ऑर्डर देने वाला जो आदमी है वो जेल के अंदर बैठा हुआ था। वो जेल के अंदर बैठ करके ऑर्डर दे रहा था कि इसको धमकाना है, इस पर हमला करना है, इससे पैसे निकलवाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेल में रहकर किसी की एक्टिविटीज़ पर कोई रोक लगती है। और इसके देयर आर इनफ एंड मोर एग्जांपल्स, क्योंकि उसके अंदर मोबाइल फ़ोन स्मगल करना, सिम कार्ड स्मगल करना, कॉन्ट्राबैंड स्मगल करना, ये बहुत आसान है। इनफैक्ट जो लोखंड वाला में जो फेमस इनकाउंटर हुआ था, माया डोळस और दिलीप बुआ और उसके बाकी जो 5 लोग मारे गए थे, उनमें एक जो उस घर में उनके साथ मौजूद था वो एक प्रिजन का स्टाफर था। वो खुद प्रिजन कांस्टेबल था जो उनके साथ तभी मौजूद था। तो जिस तरह पुलिस में कुछ ख़राब किरदार होते हैं जो अंडरवर्ल्ड के साथ में उठते बैठते हैं, वैसे जेल में काम करने वाले जो स्टाफर्स हैं, जो प्रिजन डिपार्टमेंट के कांस्टेबल या ऑफिसर है, वो भी उनमें से कुछ ऐसे निकलते हैं। तो आपका ये कहना है कि जेल में भी लोग घूसखोरी करके ये करते हैं, लेकिन जेल में जामज तो होंगे, तो मोबाइल्स कैसे चलते हैं? जेल में हर एक जेल में जामज नहीं होते। अभी अगर आर्थर रोड जेल देखते हैं, तो आर्थर रोड जो सेंट्रल जेल है वो एक बड़े से रेजिडेंशियल एरिया के बीच में है। बराबर है। तो आप वहाँ अगर जैमर लगाते हैं तो आने जाने में या रोज़ के काम धाम में बहुत दिक्कत हो सकती है। प्रपोजल फ्लोट हुआ था जैमर लगाने का, लेकिन ऑफिशियली कभी अप्रूव हुआ ऐसा कभी सुनाई दिया नहीं। बट फैक्ट रिमेंस कि आर्थर रोड, बिकॉज बहुत सारे अंडरवर्ल्ड फिगर्स, बहुत सारे जो 93 ब्लास्ट में जो कन्विक्ट्स है वो लोग वहाँ पर थे। अलग अलग कैंप्स बन गए। दाऊद का एक कैंप है, राजन का एक कैंप है, अबू सलेम वहाँ पर था काफ़ी टाइम तक। तो उनकी एक्टिविटीज़ पर रोक लगाने के लिए ये प्रपोजल फ्लोट हुआ तो था, गवर्नमेंट को दिया गया था, क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसा था कि उसे हम नल्ली निहारी रैकेट कहा करते थे। कोर्ट की परमिशन से जिनको अपने घर का खाना जेल में रिसीव करने की परमिशन मिलती है,
तो वो लोग नल्ली निहारी बना करके अपने घर से मंगा देते और उसके अंदर प्लास्टिक में रैप के बाद सिम कार्ड छुपा कर लाया करते थे। और हैंडसेट तो बहुत ही आसानी से कपड़ों के अंदर छुपा के जब कोर्ट में आते हैं तभी ले आना, ये इतना आसान था कि उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन करना पड़ा। मुझे याद है जब भी द हिंदू का मुंबई एडिशन लॉन्च हुआ, जब पायलट टीम में जब मैं वहाँ काम करता था, एक मैंने खबर लिखी थी जहाँ पर तलोजा के सेंट्रल जेल में DK राव, जो कि राजन का बहुत सीनियर आदमी था, उसकी गैंग का, उसके सेल के अंदर से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे। ओके। और काफ़ी सारे सिम कार्ड्स थे और उन मोबाइल फ़ोन से बाहर के देशों में कॉल्स किए गए थे, वहाँ से रिसीव किए गए थे। और उस वक्त राजन जेल में नहीं था, तभी वो बाहर था। तो इट इज़ रियली नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि जेल के अंदर बैठ करके कोई अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करता तो है। जेल में 24 आवर्स सर्वेलेंस नहीं होता? होना चाहिए, हाँ, तो जो आइडियली नहीं होना चाहिए, बट कैमराज नहीं लगे होते? लगे होते हैं, बस ये वो कैमराज लगाने वाले भी इंसान हैं, उनकी फीड देखने वाले भी इंसान हैं, कानून बनाने वाले भी इंसान हैं और कानून को एनफोर्स करने वाले भी इंसान हैं। क्योंकि जनरल एक कॉमन आदमी का तो यही मानना रहता है कि एक बार सज़ा मिल गई दैट इज़ एंड ऑफ द जस्टिस। जैसे किसी ने मेरे साथ क्राइम किया, Right. जेल में गया तो Right. बस ख़त्म हो गया। Right. जेल के अंदर वो बड़ा क्रिमिनल बन जाता है जो कि छोटा होता है, ये तो कोई सोचता भी नहीं है। आई थिंक ये सोचना चाहिए लोगों को, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी ऑफन एंड रिपीटेडली प्रूवन रियलिटी कि जेल के अंदर काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स होती हैं। जो लोग छोटे क्राइम्स में अंदर जाते हैं वो लोग अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम के फिगर्स के कांटेक्ट में आकर के उनकी गैंग्स में शामिल होते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम बाहर जब निकलोगे इस नंबर पे फ़ोन करो, तुम्हारे 2-3 महीने का खर्चा निकल जाएगा, कुछ काम मिल जाएगा। और वो काम यही सारे होते हैं। और ये सच में कोई नई बात नहीं, जो जितना भी हमने फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है, इट इज़ ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ। सो और दूसरी बात ये भी है कि हमारे जेल बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी के ऊपर भरे हुए हैं। ओके। मतलब 2007 में जब मैं पहली बार एक कोर्ट रूम में गया था, जब एक बहुत ही हाई प्रोफाइल ट्रायल चल रहा था, तभी उसमें से एक हियरिंग के अंदर उस प्रिजनर की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठा था कि आर्थर रोड जेल उस वक्त अपनी कैपेसिटी के 3 गुना ज़्यादा भरा हुआ है। ओके। ये हम तब की बात करें, 17 साल पहले की। ओके। क्राइम तो कम हुआ नहीं है, बराबर है। क्रिमिनल एलिमेंट्स कम हुए नहीं हैं, बराबर, केसेस कम population हुए बढ़ा नहीं है। तो आज की तारीख में कितने जेलों की कैपेसिटी कितनी है और उसमें सच में लोग कितने हैं, ये तो कोई अंदाज़ा ही लगा ले। अभी हम ये कहना चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग मेंबर्स टोटल कितने होंगे आपके हिसाब से? क्योंकि जहाँ देखो जो देखो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर ही दिखाई देता है। जितने बहुत सारे गैंग ऐसे बोलते हैं हम उसी के गैंग के। उनके कहने से क्या होता है? कल को मैं कह दूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल दूंगा कि लॉरेंस मेरे भैया है, बिश्नोई भैया है, और एक हैशटैग कर दूंगा और मैं उनको अपना गुरु मान लूँगा। लेकिन किसी को अपना गुरु मानना या अपना सरगना मानना और एक्चुअली किसी के लिए काम करना, इसमें फ़र्क होता है। फैक्ट रिमेंस कि 70-80 अलग अलग लोगों का एक बड़ा गिरोह है करके एजेंसीज़ का मानना है। उन्होंने कोर्ट में ऐसे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं ये कहते हुए। एंड फैक्ट रिमेंस कि कई सारे ऐसे गुनाह किए गए हैं देश में जिसका क्रेडिट जो है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिश्नोई गैंग ने क्लेम की है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि बिश्नोई की एक्टिविटीज़ आज की तारीख में जो है और जो ट्रेडिशनल जिसे हम अंडरवर्ल्ड या माफिया कहते थे, उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है, तुम्हारा मोटिवेशन क्या है। ठीक है, अगर आप मुझको ये मत कहिए कि सलमान खान ने ब्लैक बक का शिकार किया इसलिए बिश्नोई कम्युनिटी को गुस्सा आ गया है, वो हम सुन सुन के अब थक गए हैं। बिश्नोई कम्युनिटी ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली बहुत ही पीस लविंग कम्युनिटी मानी जाती है। करेक्ट। राइट। तो अपार्ट फ्रॉम फैक्ट कि एक सलमान खान के नाम से किसी को फेम मिल रहा है, उसके अलावा मुझे और कोई मोटिवेशन दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पर। इट इज़ जस्ट लाइक जब दाऊद और राजन के बीच में जब स्प्लिट हुआ और जब राजन के बहुत सारे लोग उसको छोड़ के अपना गैंग बनाने की फिराक में थे, तभी जब उन लोगों ने इन दोनों का नाम को यूज़ करके अपनी फेम बढ़ाने की कोशिश की, मुझको ये वैसा ही लग रहा है। इट इज़ जस्ट यूजिंग द राइट हैशटैग्स, आज की अगर भाषा में कहे तो। बट आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा देर तक ये ट्रेंड चलेगा। ये जब तक लोग इंस्टाग्राम पे उसकी रील्स पोस्ट कर रहे हैं तब तक उसका एक नाम बना रहेगा और ये अपने आप इट विल डाई आउट। सर, पहले मुंबई में जो 90s और 80s में गैंग्स थे, उनमें और करंट गैंग्स में, पहले तो ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कोई उस तरीके की गैंग्स है क्या मुंबई में, और उनमें फ़र्क क्या है? अभी अगर आप बिश्नोई गैंग बोल रहे हैं, या मेरे ख्याल से तो सिर्फ अभी नॉर्थ में गैंग्स हैं, मतलब मुंबई में तो खैर दिख नहीं रही, तो ये थोड़ा बताएंगे। मुंबई की हिस्ट्री जो है इट इज़ वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद ब्लडशेड। ओके। खून खराबा काफ़ी हुआ है। ओके। अब क्योंकि बहुत सारी फिल्मों ने और बहुत सारी किताबों ने
उस 90s के या लेट 80s के दौर को इतना रोमांटिसाइज किया, बराबर इसलिए उसके बारे में हम बात ज़्यादा करते हैं। बराबर तब अभी भी अगर बाहर चल के हम इस जनरेशन के लोगों को पूछते हैं कि गैंगस्टर कौन थे, तो उनको दाऊद और राजन का नाम याद आएगा। हमको ये नहीं पता कि दाऊद और राजन दे वर द एंड प्रोडक्ट्स ओके ऑफ अ हिस्ट्री विच बिगैन वे अर्लियर बिफोर दैट। ओके मतलब उसके पहले जब पठान गैंग थी, जब अफ़गानिस्तान के पठान जब ब्याज पर पैसे दिया करते थे और उसको वसूलने के लिए बहुत ही भयानक टाइप की वायलेंस करते थे, तो ऑर्गेनाइज क्राइम शुरू वहाँ से हुआ। ओके करीम लाला बराबर। पठान था वो, करेक्ट उसी का हाथ पकड़ के उसके हाथ में काम करके दाऊद इब्राहिम कास्कर ऊपर आया है। एक तरफ हाजी मस्तान था, हाजी मस्तान ने कभी खुद को गैंगस्टर कहा नहीं, ठीक है, ये वो गॉड फादर डॉक पे काम करता था। उसको उस वक्त क्योंकि प्रोहिबिशन था तो स्मगलिंग का बहुत ज़्यादा चलन था, डॉग के थ्रू स्मगल करना उसके लिए आसान था। उसके पास वो काबिलियत थी, उसका पावर बढ़ता गया, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। फिर वो उन्हीं पैसों से वो फिल्मों को फाइनेंस करने लग गया, बॉलीवुड के लोगों से उसका उठना बैठना हो गया, उसकी एक फेम बन गई। वरदराजन मुदलियार जो उसके साथ में ऊपर आया और उसका बहुत करीबी दोस्त माना जाता था, जो धारावी में एक पैरेलल एक इकोनॉमी चला रहा था। तो ये सारे लोग दे डिड नॉट सेट आउट टू बिकम दोज गैंग्स जो हाथ में दो बंदूकें लेकर राह चलते किसी को गोली मारकर अपना एक धौंस जमाए। उनका मोटिवेशन अलग था। इसके बीच में लेट 80s में एक फेज़ था जब ये खालिस्तानी मूवमेंट यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था। करेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर को दिन दहाड़े विक्रोली के एक जंक्शन पे गोलियां मार दी गई थी। ओके उसी की वजह से सबसे पहला ATS जो है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, करेक्ट बनाया गया। खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट जो ब्लू स्टार के बाद में पंजाब से यहाँ आए थे, भाग के उनको ख़त्म करते करते सिर्फ दो तरह के थे। एक थे वो सिख पॉपुलेशन जो एक चैन की ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ से यहाँ आ गए। एक थे वो एक्सट्रीमिस्ट जो उनके पीछे यहाँ आए उनसे पैसे निकालने के लिए, पंजाब भेजते थे, कनाडा भेजते थे वगैरह वगैरह। कनिष्का एयरलाइंस की जो बॉम्बिंग थी वो फाइनेंसिंग के लिए पैसा, मैन पावर, ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए मुंबई ऐसे शहर में जो कि पैसा बहुत था, वो लोग यहाँ पे आ गए। उनको ख़त्म करते करते द दाऊद्स एंड द राजन्स दे बिकेम द नेक्स्ट बिग मेनेस, राइट। उनका तब तक वो छोटी मोटी रॉबरीज या अटैक्स या गैंग वॉर्स करते करते वो डॉन बन गए। उनके नीचे सैकड़ों लोग काम करते थे। मुसाफिर खाना, पायधोनी, इस एरिया के लोगों को जो नौजवान थे, क्योंकि बेरोज़गारी उस वक्त भी बहुत बुरी थी, करेक्ट, तो उनको रोज़गार मिलता था, उनके घर चलते थे। मुंबई में मिल्स बंद हो रहे होते थे, मिल्स बंद हो रही थी। वहीं से फिर जो बाइकला साइड में अलग एक गैंग शुरू हो गई, चेंबूर में अलग गैंग शुरू हो गई। राजन एक टाइम पे दाऊद का सबसे ख़ास आदमी माना जाता था। उसके लिए पूरा मैन पावर रिक्रूट करना, मतलब बाकी जितने भी आप नाम सुनते हैं, रवि पुजारी से लेकर जिनको एक्चुअली गैंग में लाया गया, वो काम राजन ने किया। तो 90s का दौर आते आते ये लोग बड़े बन गए। फिर जब राजन और दाऊद और छोटा शकील ये सब लोग दुबई भाग गए, तब जो उनके शूटर यहाँ पर मौजूद थे, माया डोलस था, दिलीप बुआ था, इन्होंने इस शहर में काफ़ी खून खराबा किया। ये दुबई भागने के पहले, सॉरी टू इंटरप्ट, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ही भागे ये लोग? नहीं, दाऊद मुंबई छोड़कर गया बॉम्ब ब्लास्ट के पहले, काफ़ी पहले। बट यस, फैक्ट रिमेंस कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो RDX मुंबई में लाया गया, वो दाऊद के स्मगलिंग रूट्स का यूज़ करके लाया गया। तो दाऊद वाज अवेयर ऑफ दैट? दाऊद वाज अ कंप्लीटली विलिंग पार्टिसिपेंट इन दैट। ओके, अवेयर तो बहुत दूर की बात है। ISI ने उसको बताया था कि हमारा कुछ सामान वहाँ भेजना है और वहाँ पे उतारना है। शेखाड़ी में, कोकन में वो सामान उतरा था, आदमी उसके थे, बोट्स उसकी थी। टाइगर मेमन जिसने वो यहाँ पे रिसीव किया, उसका आदमी था जो उसकी चांदी की स्मगलिंग संभाला करता था। उन्हीं रूट से, उसी मैन पावर का यूज़ करके एक जो गाड़ी मुंबई में आई, उसका ड्राइवर अबू सलीम था। उस वक्त बहुत छोटा था गैंग के अंदर, बाद में बहुत बड़ा बन गया। इन्हीं लोगों ने लाया, डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसके RDX के उन्होंने IEDs बनाए, प्लांट किए। तब तक दाऊद पाकिस्तान पहुंच चुका था। और फिर ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट होने के बाद में द सेम ATS जो एक टाइम पे खालिस्तानीज़ के पीछे थी, फिर शूटर्स के पीछे थी, उन्हीं को वापस बुलाया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऑफकोर्स तब तक पुलिस फोर्स भी और डेवलप हो चुकी थी, तो और भी लोग थे जिन्होंने उस केस पे काम किया। और केसेस जब क्रैक हुए तभी ये देखा गया कि 100 से भी ज़्यादा यहाँ के लड़के थे, इन्वॉल्व थे। वही प्रोफाइल था, यंग, एंग्री, अनएम्प्लॉयड, गुमराह किए गए धर्म के नाम पे।
उनका इस्तेमाल किया तो गया। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद 100 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया, जी हाँ, जिनके केसेस अभी भी चालू थे और अभी भी चल रहे होंगे कईयों कुछ के। कुछ हैं, काफ़ी लोग कन्विक्ट हो गए हैं, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, हाँ तो वो लोग तो जेल में ही रहेंगे ताउम्र। बट अभी भी जो पेरिफेरल लोग हैं जिन्होंने शायद गाड़ी चलाने का काम किया हो या लाने छोड़ने का काम किया, वो जो भाग गए थे उनको अभी भी पकड़ा जा रहा है, लाया जा रहा है, वो चल रहा है। बट द बल्क ऑफ द पीपल हु हैड एन एक्टिव रोल इन द ब्लास्ट वो अभी अरेस्ट हो चुके हैं, अभी जेल में है। इसी दौरान में संजय दत्त भी पकड़े जाते हैं। हाँ, तो वो क्यों पकड़े गए बॉम्ब ब्लास्ट के जस्ट बाद? बॉम्ब ब्लास्ट करने के पहले की प्लानिंग जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सी वी हैव टू रियलाइज कि बॉम्ब ब्लास्ट आइसोलेशन में नहीं होता, इतनी बड़ी घटना कभी ऐसे इट डज नॉट हैपन इन अ वैक्यूम, करेक्ट। राइट। तो उसका बैकग्राउंड क्या था? बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद में पूरे दुनिया के मुस्लिम समाज में गुस्सा था, राइट्स हुए, दंगे हुए, दंगों में और मारकाट हुई, दोनों तरफ से लोग मारे गए। तो वो जो एक गुस्सा था साउथ एशियन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उस गुस्से ने एक रूप ले लिया, बराबर है। वो एक मूवमेंट बन गया, उसे कहते हैं तहरीक इंतकाम। ओके। तहरीक यानी मूवमेंट, इंतकाम यानी बदला, रिवेंज। तहरीक इंतकाम को डिस्कस करने के लिए दुबई में एक मीटिंग हुई जहाँ पर टाइगर मेमन, जालियांवाला जो कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में फाइनेंस करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि आरडीएक्स के साथ साथ बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अगर फिर से दंगे हुए तो अपनी कौम के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हथियार भी लगेंगे। तो उन्हीं रूट्स के साथ, उन्हीं रूट्स के द्वारा अलॉन्ग विद आरडीएक्स AK-56 राइफल्स भी भेजी गई थी, बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स भी थे, हैंड गन्स भी थे। ये थियोरी आज भी बहुत लोग ये कहते हैं कि फॉर प्रोटेक्शन, फॉर एक्चुअल प्रोटेक्शन एंड फॉर फाइटिंग। और अभी तक मतलब 3-4 साल पहले तक भी किसी किसी के पास से एक राइफल बरामद होती गई है। सो अभी भी लोग कहते हैं कि जो आरडीएक्स आया था उसमें से बस कुछ % यूज़ हुआ है, बाकी अभी भी छुपा हुआ है कहीं पे। सो ये थियोरी बहुत सालों से चल रही है, नोबडी नोस कि वो कहाँ गया या उसको समंदर में फेंक दिया या क्या हुआ। बट इसके लिए ये हथियार लाए गए थे। उनमें से एक हथियार या उनमें से कुछ हथियारों को संजय के घर पे छुपाया गया था, बिकॉज उस वक्त तब सबको मालूम था कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में बहुत गहरे संबंध हैं, आना जाना होता है, उठना बैठना होता है, फ़ोन होते हैं, किसी के कहने पर कोई किसी फिल्म में काम करता है वगैरह वगैरह। ये तो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है जो अब हर कोई जानता है। तो संजय दत्त को दिया किसने था? पुलिस ने जो केस फाइल किया है उसके मुताबिक संजय दत्त ने एक राइफल अपने पास रख ली थी, क्योंकि उनके जो पिता थे सुनील दत्त, उनको बार बार थ्रेट्स आ रहे थे, और वो राइफल उसी कंसाइनमेंट में से थी जो 93 के आरडीएक्स के साथ में भेजा गया था। बराबर। विच इज़ वाई इन अ कॉन्स्पिरेसी, इसे कहते हैं टू बी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उस केस में उसे अरेस्ट किया गया था। तो डिड संजय दत्त न्यू अबाउट ब्लास्ट? इसका जवाब शायद हम दोनों के मरने तक मिलेगा नहीं, लेकिन एक नॉन अंडरवर्ल्ड फिगर के पास से आप अगर एक असॉल्ट राइफल ले रहे हैं तो दैट बाय इटसेल्फ इज़ अ क्राइम। तो आप उसे प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं या कुछ और वजह से कहते हैं, बट आपके पास जिस गाड़ी को अबू सलेम चला रहा था उस गाड़ी से वो लाई गई, आपने आपके दरवाजे पे खड़े कांस्टेबल से कहा कि आप दूसरे गेट पे जाइए, आपने उस गाड़ी को अंदर लाया, गन अपने पास रख ली, ब्लास्ट के बाद आपने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, ये सारी बातें दे आर मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। तो ये हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है, इट हैज़ हैपेंड। तो अभी वो गलती थी, वो नादानी थी, वो कुछ और था, इस पर डिबेट चलती रही। किसी पब्लिक फिगर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उनको दोषी या निर्दोष कानून नहीं ठहराता, उनको पब्लिक ओपिनियन ठहराता है। तो जितना पॉपुलर वो आदमी है उतना उसके फेवर में पब्लिक ओपिनियन जाता है। दैट्स अ रियलिटी वी हैव टू लिव विद। यहीं पर नहीं, अभी डोनाल्ड ट्रंप पे कितने केसेस हैं और किस तरह के केसेस हैं, फिर भी फिर से इलेक्ट होके आदमी प्रेसिडेंट बना है बिकॉज द पब्लिक ओपिनियन इज इन हिज फेवर। तो ये चलता रहेगा, इट इज़ जस्ट अ रियलिटी दैट वी हैव टू लिव विद। अब जो आरडीएक्स का बता रहे थे उसके बाद का फिर क्या हुआ? ये सब भागे कब? और मेनन ब्रदर्स का क्या हुआ? मेमन ब्रदर्स एक्चुअल ब्लास्ट होने कुछ दिन पहले ही दुबई चले गए थे। बस 3 या 4 दिन पहले पूरी की मेमन फैमिली चली गई थी। उनमें से कुछ को वहाँ से पकड़ के वापस लाया गया। टाइगर मेमन तो आज तक नहीं मिला है। लेकिन उसकी बात क्यों नहीं करते फिर? हम सिर्फ दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं, टाइगर मेमन की बात ही नहीं करते, और किसी को दिखता भी नहीं है। दाऊद तो कभी कभार न्यूज़ आती है मर गया है, जिंदा है, दिखा, शादी में दिखा, यहाँ दिखा।
एक तरफ दाऊद है, उसके ऊपर 100 केस है। एक तरफ मुश्ताक मेमन, जिसे हम टाइगर मेमन कहते हैं, उसका नाम मुश्ताक था, किसी को मालूम भी नहीं है, राइट। उस पर एक केस है इस स्मगलिंग का, RDX स्मगलिंग का। जाहिर सी बात है, दाऊद का ग्लैमर ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी न्यूज़ वैल्यू भी ज़्यादा है। अभी अगर ब्लास्ट के अलावा ड्रग स्मगलिंग में भी उसका नाम है, शूट आउट में उसका नाम है, एक्सटॉर्शन में उसका नाम है, धमकियों के फ़ोन वो करता है या शकील उसके नाम से करता है, तो उसका नाम चलन में ज़्यादा है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। टाइगर मेमन ने चांदी की स्मगलिंग और बाद में RDX की लैंडिंग के बाद में कोई एक्टिव क्राइम्स किए हैं ऐसा सामने तो नहीं आया है। सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ, इट्स अ नंबर्स गेम। इसलिए वो गायब हो गया ऐसे। गायब हो गया, वो है नहीं है, कहाँ है, कोई नहीं जानता, एंड नोबडी इज़ एक्चुअली बॉदर्ड। सो अब भी आप दाऊद के बारे में क्या जानते हैं कि ज़िंदा है, कैसा है, पाकिस्तान में है? जहाँ तक हमको पता है वो ज़िंदा है। ओके। और जहाँ तक हम सुनते हैं वो पाकिस्तान में है, और उसने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया है। उसने पैसे इन्वेस्ट बहुत ही स्मार्टली किए हैं। अभी समझ लीजिए, उसने दुबई में कोई एक बड़े मॉल में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। उसी प्रोजेक्ट में उसने, उसी इन्वेस्टमेंट में ISI के 3 ऑफिसर्स को अपना पार्टनर बना लिया। अब वो मॉल खड़ा होकर प्रॉफिट्स आने तक उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ISI दाऊद को प्रोटेक्ट कर रही है। तो इट्स अगेन अबाउट मनी मैनेजमेंट, जो दाऊद को बहुत अच्छी तरह आता है। तो ऐसे कर करके उसने हर जगह पे पैसे पिरोए हैं। अभी उसके वो फ़ायदे ले रहा है, बैठा है काफ़ी उम्र हो गई है, ठीक है, एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई है, वायलेंस नहीं हो रहा है। द बिगेस्ट एडवांटेज और द बिगेस्ट फॉल आउट ऑफ ऑल द एनकाउंटर्स वी सॉ इन द 80s एंड 90s इज़ दैट अभी किसी के शूटर किसी के ऑफिस में घुस के गोलीबारी नहीं करते, या गैंग वॉर में कोई निर्दोष आदमी मारा नहीं जाता, या किसी ने पुलिस को खबर दी होगी या कंप्लेंट की, इसलिए किसी बिल्डर को या किसी ज्वेलर को दिन दहाड़े गोलियां नहीं मारी जाती। तो अंडरवर्ल्ड का जो फेस है वो अब वायलेंट नहीं है, वो अब साइलेंट है। लेकिन है, फ़ोन आज भी आते हैं, पैसे आज भी जाते हैं, और काफ़ी सारे डिस्प्यूट सेटलमेंट में आज भी उन्हीं को फ़ोन किया जाता है। ये तो 100% सच है। अभी हम एनकाउंटर्स की बात कर रहे थे, तो उनमें 3 पुलिस इंस्पेक्टर सबसे आगे आते हैं, दया नाइक, आंग्रे साहब और प्रदीप शर्मा। तो प्रदीप शर्मा, तो इनके ऊपर भी केसेस हुए। तो उसके बाद की वो कहानी क्या थी कि इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 3 वो भी इतने सारे, इनकी क्या ज़रूरत पड़ी? तो अगर वो नहीं होता तो कोई और होता। इट्स अ मैटर ऑफ लक। उस वक्त सर्विस में वो लोग थे। अगर आप प्रदीप शर्मा की बात करते हैं तो प्रदीप शर्मा के हाथ ऑलरेडी एक एनकाउंटर पहले घाटकोपर में हुआ था, जो 2 बहुत ही खूंखार डकैत थे जो दिन दहाड़े किसी की घर को खाली कर रहे थे। आमने सामने झड़प हुई और गोलीबारी हुई, वो मर गए। और पैरेलली अंडरवर्ल्ड की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत वायलेंट हो रही थी, और इसकी वजह से जिनको एक्सपीरियंस था और जो लोग पहले से ही अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके स्पेशल स्क्वाड्स बनाए गए। उसी में विजय सालस्कर, रविंद्र आंग्रे, प्रदीप शर्मा, ये सारे जो नाम हम सुनते हैं, असलम मोमिन, ये सारे लोग उसमें मौजूद थे और वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। दया नायक काफ़ी जूनियर थे, वो बाद में ज्वाइन हुए। आज वो काफ़ी सीनियर पोस्ट पे क्राइम ब्रांच में है मुंबई में। और इनको एक, उसे कहते हैं कि फ्री रेन की लिस्ट बनाओ, जो तुम्हारे टॉप 10 वांटेड है तुम्हारे एरिया में, ढूंढो, पकड़ में आए तो पकड़ो, नहीं आए तो मार दो। और उसके चलते यस ऑफ कोर्स, आई मीन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जो मुंबई में घर से बाहर कदम रखना ख़तरनाक हो गया था, आज वो नहीं है। एंड आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डिनाई द फैक्ट कि उस एनकाउंटर एरा की वजह से फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप उसका इस्तेमाल उल्टा करते हो, कि सिर्फ इसलिए कि आपको पता है कि इसको कानूनन तरीके से अरेस्ट करके, इन्वेस्टिगेट करके, चार्जशीट फाइल करके इसको कन्विक्ट करना मुश्किल है, लेकिन इसको कहीं ले जाकर गोली मारना आसान है। वो जब होने लगा, क्योंकि हर एक गुनहगार को भी एक फेयर ट्रायल का अधिकार होता है, एक। दूसरा, ऐसे एलिगेशन होने लगे कि अगर समझो दाऊद और राजन तब तक दुश्मन बन चुके थे, तो दाऊद से पैसे लेकर राजन के आदमी को मारा जा रहा है, या राजन से पैसे लेकर दाऊद के आदमी को मारा जा रहा है। अगर आप वैसा कर रहे हो तो आप में और उन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स में फ़र्क क्या बचता है?
सो दैट बिकम द डाउनफॉल। अब उनमें से कितने केसेस सच साबित हुए, कितने झूठ साबित हुए, कितनों में कन्विक्शन हुए, कितनों में निर्दोष हुए, ये उसके बहुत बात की बात है। और सी वी हैव टू रिमेंबर कि कन्विक्शन और कन्विक्ट होना या नहीं होना, निर्दोष साबित होना, ये सबूत की बातें हैं सिर्फ। अगर सबूत है तो कन्विक्ट हो गया, अगर सबूत नहीं है तो छोड़ना पड़ा। सो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली अ मेजर ऑफ एनीबडीज इनोसेंस और गिल्ट, बट ऐसे करते करते क्योंकि वो उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को संभालना या पालना पुलिस लीडरशिप के लिए बहुत मुश्किल हो गया, तो फिर उस पूरे मामले को बंद कर दिया गया। इसीलिए आज के तारीख में एनकाउंटर नहीं होते। और उसी के बाद में बिकॉज वी हैड गॉन थ्रू दैट एंटायर एरा ऑफ सो मेनी ईयर्स, अभी आज हमारे पास एक SOP है, एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसीजर है कि अगर जैसे कहते हैं कि हर पुलिस वाले को अपने बचाव में गोली चलाने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी वो होते ही सबसे पहले वेपन सरेंडर करना पड़ता है। फिर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को उसमें इंक्वायरी करनी पड़ती है और फिर उन्हें ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि ये एनकाउंटर जेन्युइन था या नहीं था। इसके अंदर जिसका एनकाउंटर हुआ है वो गुनहगार था या नहीं, वो क्रिमिनल था या नहीं, वो गैंगस्टर था या नहीं, ये सबसे अलग होता है, ये बिल्कुल अलग होता है। दिस इंक्वायरी इज ओनली अबाउट वो एनकाउंटर जेन्युइन था या नहीं। इससे पुलिस का मोरल तो डाउन हो गया होगा, क्योंकि गैंगस्टर्स का मोरल ऊपर हो गया होगा इस SOP से। तो ये मैं बहुत बार सुन चुका हूँ कि SOP की वजह से या सवाल उठाने की वजह से। इनफैक्ट आर्यन खान केस जब हुआ था, जब आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया था और सभी लोग सवाल उठा रहे थे कि जब आर्यन खान के हाथ में कोई ड्रग्स मिले नहीं है और उसके ब्लड यूरिन सैंपल्स आपने लिए ही नहीं है टेस्ट करने के लिए, तो फिर क्या इल्ज़ाम लगाए। और बहुत सारे लोग जो एक पॉलिटिकल लॉबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सपोर्ट कर रही थी उस वक्त, उनका ये कहना था कि तुम सवाल उठा रहे हो तो पुलिस डिमोरलाइज हो रही है। मैंने 16 साल से क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैं आज भी कर रहा हूँ। हमारे पुलिस कोई बच्चे नहीं है, ठीक है, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है कि मतलब मैंने एक ड्राइंग बना के टीचर को दिखाई, टीचर ने कहा कि ये गलत है तो वो बैठ कर रोने लग गया। इनके पास ट्रेनिंग है, इनके पास सर्विस है, इनके पास तजुर्बा है, इनको हमने जिम्मा दे रखा है हमारी ही सुरक्षा का। तो कुछ लोगों के सवाल उठाने से या एक लीगल प्रोसीजर एस्टेब्लिश करने से अगर वो डिमोरलाइज होते हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है ना सर। तो लेकिन ये सारे जितने भी आपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोले, सब पे केसेस हैं, राइट फ्रॉम फिरौती से लेके तो फिर ये सब कैसे हुआ कि जो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं उन्हीं के ऊपर केसेस है, वो भी क्रिमिनल केसेस? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ओके, दैट्स वेल सेड एंड इन शॉर्ट। मतलब ये जो आदमी 1 साल ट्रेनिंग लेकर के सब इंस्पेक्टर बन के आया, उसके हाथ में बंदूक आते ही आपने उसको इतना पावर दे दिया कि उनमें से कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनके पास इतना पैसा था कि अपने गांव में स्कूल को इनॉग्रेट करने के लिए वो लोग मुंबई के सुपरस्टार्स को वहाँ पर ले गए। वहाँ तक अगर किसी को पावर मिलता है तो वो खुद को कमिश्नर से भी ऊपर समझने लगता है और वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इट्स डेंजरस फॉर एवरीबॉडी। तो बात वही हुई कि आपने एक होता है कि सिपाही है, हम ये क्यों नहीं सुनते कि सरहद पे कोई भी सिपाही हो जिसके पास एक्चुअली हज़ारों लोगों की जान का जिम्मा है। करेक्ट। उसके बारे में हमने क्यों नहीं सुना आज तक ये बात। ही इज़ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म फोर्स, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, लाइफ और डेथ वो हर रोज़ देखता है। करेक्ट। लेकिन वो फिर भी एक चौकट के अंदर रहकर करता है। आप शहरों में अगर वो कानून, एक जंगल का कानून अगर आप चलाते हो तो कहीं पर तो वो सर में जाएगा ना सर। अभी करंटली कौन एक्टिव है? सिर्फ बिश्नोई है और कोई नहीं। और कोई लकड़ा वाला भी जेल में है। वो 2-3 जो छोटे मोटे पुजारी थे उनको भी लाया, जेल के अंदर है। कोई बचा नहीं है एक्चुअली। तो अभी मुंबई पूरा सेफ है? सेफ नहीं है, बट वो राजन तिहार में है, दाऊद पाकिस्तान में है, फ़ोन आते हैं, पैसे पहुंचते हैं। इट्स जस्ट वैसा है। ड्रग्स की स्मगलिंग में भी चल रही है, बट ड्रग्स इज बिकम ग्लोबल नाउ। और ड्रग्स का मैंने सब चेंज ऐसा हुआ है कि इट्स नॉट जस्ट कि बाहर के देश से ड्रग्स अंदर आ रहे हैं, अब ड्रग्स यहाँ बन रहे हैं। लेकिन सर ये गांजा तो कोई बहुत बड़ा ड्रग्स नहीं है जो पकड़ा जाता है। और गांजा तो गांव में अभी भी आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल। मतलब इतना आसानी से कि चाय वाला और टपरियों में भी मिल जाता है। तो यहाँ मैं गांजा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सी ड्रग्स में अगर आपको देखना है तो देयर इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट कॉल्ड मेफेड्रोन। ओके। तकरीबन 2013 या 14 की बात है जब पहली बार मेफेड्रोन नाम की कोई चीज़ है ये हमारी पुलिस के ध्यान में आया। क्योंकि जो हमारे ड्रग रिहैब सेंटर्स है, जो डी एडिक्शन सेंटर्स है, भरे पड़े थे।
मेफेड्रोन बेसिकली क्या है, इट इज़ मेड ऑफ ऑल दोज केमिकल्स जो फार्मा इंडस्ट्री में वैसे भी यूज़ होते हैं लीगली। बस आप उन्हीं केमिकल्स को एक तरह से अगर आप उनको सिंथेसाइज करते हैं तो वो ड्रग बनता है जिसका इफेक्ट काफ़ी हद तक कोकेन जैसा होता है। तो इट्स कॉल्ड अ पुअर मैन्स कोकेन। ओके। अब दिक्कत ये थी कि उस वक्त मेफेड्रोन इलीगल ड्रग था ही नहीं कानून के हिसाब से, इसलिए उसको खरीदना बेचना इलीगल ही नहीं था। और आप लिटरली घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके आपके घर पे उसको रिसीव कर सकते थे। उससे आप 24 घंटे आप बिना सोए रह सकते थे। आपका वज़न कम होगा, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। तो कॉलेज स्टूडेंट्स में ये बहुत बड़ा रेज बन गया वो, टू दी एक्सटेंट कि पेडलर्स तो एक टाइम पे फ्री सैंपल्स दिया करते थे और एडिक्ट होने के बाद में उनसे पैसे लेके उनको फिर पेडलर बनाना ये शुरू हो गया। और फिर जाके 2014 के आसपास कभी तो गवर्नमेंट ने मेफेड्रोन को इलीगल ड्रग करके करार देकर उसको बैन कर दिया। लेकिन तब तक लोग एडिक्ट हो चुके थे और तभी हालत ये थी कि जो आपने सीज किया है वो मेफेड्रोन है भी या नहीं, उसको टेस्ट करने की किट हमारे पास नहीं थी पुलिस के पास। अब जाके एक साल पहले जो महाराष्ट्र की फोरेंसिक लैबोरेटरी है उन्होंने एक किट डेवलप की है कि जिसका इस्तेमाल करके फील्ड पे ही टेस्ट करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन तब तक ये इतना बड़ा हो गया था कि 3 साल या आई थिंक 2 साल पहले एक प्रेम प्रकाश सिंह नाम के आदमी को जब अरेस्ट किया मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल ने, ये बंदा यहीं नाला सोपारा में बैठ करके करोड़ों का धंधा चला रहा था। जो पालघर साइड में या मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे जितनी भी फैक्ट्रीज है ना, फार्मा फैक्ट्रीज, उनकी इक्विपमेंट को रेंट पर लेकर एक एक बैच बनाकर ही वाज सेलिंग इट फॉर क्रोर्स ऑफ रुपीस। उसका सप्लाई मुंबई में था, नवी मुंबई में था, थाने में था, थाने रूरल में था, पालघर में था। उसके मुंबई में 3 फ्लैट, कई जगह पर ज़मीन, गाड़ियाँ। गुजरात में इंडस्ट्रियल लैंड पे बड़ा प्लॉट जहाँ पर वो अपनी खुद की फैक्ट्री बना रहा था जब वो अरेस्ट हुआ। वो लिटरली मुंबई का वॉल्टर वाइट बन के बैठा हुआ था। और वो ये कर सका क्योंकि जब वो ये बिजनेस खड़ा कर रहा था तभी मेफेड्रोन इलीगल था ही नहीं। तो नाउ दे हैव पुट मेफेड्रोन एज इलीगल ड्रग्स। हाँ, अभी ये अंडर द नार्कोटिक्स एक्ट इट इज एन इलीगल सब्सटेंस जस्ट लाइक कोकेन, जस्ट लाइक हेरोइन, जस्ट लाइक एनी अदर ड्रग। सो आर्यन खान के पास क्या मिला था? मतलब मिला नहीं था, लेकिन उसके दोस्त के पास जो मिला था वो कौन सा? आर्यन खान के दोस्त के जूते के अंदर कुछ ग्राम हेरोइन और कुछ ग्राम मेफेड्रोन मिला है, ये इल्ज़ाम था। उस केस में प्रॉब्लम एक ही थी। सी बाय लॉ अगर आप कहते हैं कि ये ड्रग्स का केस है और अगर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसको प्रोसिक्यूट कर रहा है, राइट, तो इट्स ईदर पोजेशन और कंजम्पशन। करेक्ट, वेरी करेक्ट। पोजेशन हैज़ टू बी डायरेक्ट। ठीक है, 2008 में और फिर 2012 में जब जुहू में रेव पार्टीज बस्ट हुई थी, तभी जिनके हाथों में या जिनकी जेब में जिनके पास ड्रग्स मिले थे उन पर चार्ज लगाया पोजेशन का। वो क्लियर कट आर्यन खान के ऊपर नहीं बनता है। कंज्यूम किया है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जा करके इन द प्रेजेंस ऑफ द डॉक्टर्स उनका ब्लड यूरिन सैंपल लेना पड़ता है अपनी कस्टडी में, फिर सबमिट करना पड़ता है। टेस्टिंग में अगर पॉजिटिव आता है तो आप उन्हें कंजम्पशन के लिए चार्ज कर सकते हैं। एनसीबी ने कोर्ट में ये एडमिट किया कि हमने सैंपल्स लिए ही नहीं थे, तो फिर कंजम्पशन भी नहीं है। सो तब तक उन्होंने कंज्यूम ही नहीं किए थे। एग्जैक्टली, पर फिर केस क्या है? फिर क्यों 7-8 दिन तक? एग्जैक्टली, वो वहाँ पर उसका मौजूद होना बाई इटसेल्फ गुनाह नहीं हो सकता। इसीलिए अल्टीमेटली जब चार्जशीट फाइल की तब आर्यन खान का नाम ड्रॉप करना पड़ा। उस पर चार्जशीट भी फाइल हुई ही नहीं। फिर भी वो 7-8 दिन जेल में बैठे। या आखिर में वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने वाली एजेंसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी आप जानते हैं कि पॉलिटिकली कितना ये होता है, उसके अंदर मैनिपुलेशन होता है, तो वो हो गया। थैंक यू गौतम सर, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने पूरे क्राइम किस तरीके के होते हैं, खासकर साइबर क्राइम और जो क्राइम अगेंस्ट माइनर्स होते हैं उनके बारे में बताया, और हाउ टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड क्राइम्स जो आपके साथ नहीं हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।